आपको उत्तराखंड के अल्मोड़ा लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव है। क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुनिए। सरकार में आने का मौका दिया, एक इतिहास बनाया, एक मिथक था जो उत्तराखंड का कि हर बार 5 साल में सरकार बदल जाती है, उस मिथक को तोड़ने का काम आपने किया। एक परिपाटी थी, उस परिपाटी को बदलने का काम किया और एक नया इतिहास रच दिया कि लगातार भारतीय जनता पार्टी को आपने हमें सेवा करने का अवसर प्रदान किया। भाइयों बहनों, तो हमने भी मोदी जी से प्रेरणा लेते हुए कुछ कड़े निर्णय लिए हैं, कड़े के हित के लिए। चाहे हमने आपसे वादा किया था हम समान नागरिक संहिता लाएंगे। भाइयों बहनों, मुझे आज ये बताते हुए खुशी हो रही है कि 50% आबादी का पूरा कानून समान नागरिक संहिता का विधेयक हमने उत्तराखंड के अंदर पारित कर दिया। राष्ट्रपति महोदय ने भी हमको स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब हम एक तरफ देश में समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करती है। भाइयों कहती है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ जो कहता है हमारी सरकार आएगी तो हम उसको लागू करेंगे। एक तरफ मोदी जी कहते हैं, हम लोग कहते हैं, उत्तराखंड की जनता कहती है कि आप देश के अंदर ये कानून लागू होना चाहिए सबके लिए, कोई किसी वर्ग का हो, जाति का हो, धर्म का हो, संप्रदाय का हो, किसी पंथ का हो, सबके लिए देश में एक समान कानून लागू होना चाहिए। उत्तराखंड को एक गौरव प्राप्त हो गया और सोच इनकी देखिए कि ये कहते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ का जो कानून है वो देश के अंदर लागू होना चाहिए। भाइयों बहनों, आप बताइए, मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू होना चाहिए या समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए? बताइए, जोर से बताइए। हमने प्रदेश के अंदर नकल विरोधी कानून बताया। अभी अजय टंटा जी ने यहाँ पर बहुत विस्तार से इसके बारे में बताया कि नकल विरोधी कानून, इससे हमारे बच्चों के, बेटे बेटियों के आप भविष्य का निर्धारण होने वाला था। भाइयों बहनों, उनके साथ धोखा हो रहा था, उनके साथ छल प्रपंच हो रहा था, नकल करने वाले सरकारी नौकरियों में भर्ती हो रहे थे और जो मेहनत करने वाले गरीब माता पिता के बेटे बेटियां, उनका नंबर नहीं आ रहा था। वो हताशा निराशा में, कुंठा में जीने के लिए मजबूर हो रहे थे, उनका आत्मबल गिरता जा रहा था। जैसे हमें इस अपराध की जानकारी हुई, भाइयों बहनों, हमने 1 मिनट भी नहीं लगाया, आप सबके दम पर हमने नकल माफियाओं को जेल में डालने का काम किया। 100 से ज्यादा नकल माफिया जेल में। और हम जब से कानून लेकर आए पिछले 2 सालों में, आज पिछले 22 सालों में और 2 सालों में अगर हम आंकड़ा उठाते हैं तो 22 सालों में जितनी नौकरियां उत्तराखंड में दी गई है उतनी नौकरियां पिछले 2 सालों में दी गई है। एक रिकॉर्ड बना है, सारी पारदर्शिता के साथ भर्तियां हो रही है। हर दिन हमने नियुक्ति पत्र देने के समारोह आयोजित किए। हर एक दिन हम नौजवानों के लिए, भाई बहन जो चयनित होते थे उनके प्रोत्साहन के लिए हमें कार्यक्रम करते थे। इसके पीछे हमारा हेतु था कि जितने भी हमारे मेहनत करने वाले युवा नौजवान, योग्यता, क्षमता, प्रतिभा रखने वाले, अब उनको सोचने की जरूरत नहीं है। गरीब माता पिता को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हम अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए कैसे फीस का इंतजाम कर रहे हैं, कैसे उसके कपड़े ला रहे हैं, कैसे उसकी पढ़ाई करवा रहे हैं। उसके बाद भी उनका नंबर नहीं आ रहा था। भाइयों बहनों, अब उन सबका नंबर आएगा जिनके अंदर योग्यता और क्षमता होगी। बहुत सारे ऐसे लोग मिले, अजय भाई अभी आप बता रहे थे, जिनका एक परीक्षा के साथ साथ 4 परीक्षाओं में चयन हो गया है, 4 नौकरियां एक साथ लग गई है। उनके सामने भी संकट खड़ा हो गया। कई बार उनका कंफ्यूजन हो गया कि अब कौन सी नौकरी हम ज्वाइन करें। इस प्रकार की स्थिति लाने का काम आपके एक वोट ने किया है। भाइयों बहनों, आपने सरकार बनाई, इसीलिए हमने कानून बनाया। इसके साथ साथ प्रदेश के अंदर धर्मांतरण रोकने के लिए, दंगा रोकने के लिए, लैंड जिहाद के खिलाफ हमने कार्रवाई की है। दंगे के खिलाफ हमने कार्रवाई किया। आपने देखा अभी हल्द्वानी में कुछ लोगों ने यहाँ आंदोलन करने का प्रयास किया, यहाँ पर उपद्रव करने का काम किया, लोगों को मारने पीटने का काम। हमारे पत्रकार भाइयों को भी उसमें उन्होंने जान से मारने की कोशिश करी। महिला पुलिस कर्मियों को आग में झोंकने का काम किया। प्रशासन के साथ उन्होंने आंसू गैस और उनके ऊपर पेट्रोल बम तक उन्होंने फेंकने का काम किया, पत्थर फेंका, गोलियां चलाई। हमने कहा। तो आप अल्मोड़ा से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चुनावी रैली संबोधित करते हुए सुन रहे थे। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें जो सीधा रांची से आ रही है। झारखंड पार्टी ने जेएमएम की मुश्किलें बढ़ा दी है, 3 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। तो बड़ी खबर रांची से, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड पार्टी ने जेएमएम की मुश्किलें बढ़ा दी है, 3 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कुल 6 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। चाईबासा से चित्रसेन सिक्कू को टिकट दिया गया है, साथ ही चतरा से दर्शन गंजू बने उम्मीदवार और
हजारीबाग से राजकुमार कुशवाहा को टिकट मिला है। केंद्रीय अध्यक्ष एनोस एक्का ने भी जानकारी दी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें जो सीधा रांची से आ रही है। झारखंड पार्टी एनोस ने जेएमएम की मुश्किलें बढ़ा दी है। 3 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। साफ कर दिया है कि 6 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान इन्होंने कर दिया है। साथ ही चाईबासा से चित्रसेन सीकू को टिकट दिया है। चतरा से दर्शन गंजू को उम्मीदवार बनाया है। साथ ही हजारीबाग से राजकुमार कुशवाहा को टिकट दिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अजय कुमार पांडे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, अब जेएमएम की मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आ रही है। झारखंड पार्टी एनोस ने 3 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया और साफ कर दिया है कि 6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अजय जी बिल्कुल, आपने ये कहा ये झारखंड पार्टी जो है ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही अलग हुई है। जब झारखंड में अलग राज्य की मांग की जा रही थी तो वैसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कई आंदोलनकारी रहे और झारखंड मुक्ति मोर्चा की नीतियों और उनके विचारों से नहीं मिल पाया, तो वैसे में अपने झारखंड पार्टी बनाया और एनोस एक्का और सरयू करके लोग जो है 2 पार्टियां उन्होंने विखंडित है। तो किसी न किसी रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा की ये जो वो वोटर हैं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, जो आंदोलनकारी से संघर्ष से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से उन्होंने एक सबसे बड़ी बात ये कहा है कि लोबिन हेम्ब्रम और चमरा लिंडा जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं और वो उनको ये चुनौती भेजा, यानी उनको ये संदेश भेजा अगर वो लोकसभा चुनाव में खड़े होते हैं तो हमारी पार्टी समर्थन करेगी। तो निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा के इन 2 सीटों पर बड़ा झटका लगने वाला है और आने वाला समय में इनको जो सीटें लोकसभा में आनी है वो मुझे लगता है कि कमजोर पड़ेंगे। अजय, अगर झारखंड की बात करी जाए, भारतीय जनता पार्टी कई सारे उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। वहीं जेएमएम और कांग्रेस अभी भी कुछ सीटों पर कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। किस तरह से देखा जाए, जेएमएम पहले से थोड़ी सी कंफ्यूज, फिर हेमंत सोरेन नहीं है, शीर्ष नेतृत्व नहीं है, उसके बाद ये जो चैलेंज अब एक और सामने दिखाई दे रहा है कि झारखंड पार्टी ने भी 6 सीटों पर बोल दिया है कि हम चुनाव लड़ेंगे। देखिए, जो सीटों को लेकर इंडिया गठबंधन में जो सीटों को लेकर बंटवारा की जो लड़ाई जो चल रही है, तो निश्चित रूप से ये कोहलान को लेकर के है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ये चाहता है कि जो दो सीटें जो हैं वो हमें मिले, क्योंकि इसके पहले आपने देखा होगा कि जो गीता कोला जी थी जो कांग्रेस की थी और कांग्रेस से छोड़ करके वो बीजेपी में आ गए, तो वो चाहती कि जो हमारे सिटिंग सीट है कांग्रेस, वो चाहती कि वो हमारे खाते में मिले। लेकिन आप देख सकते हैं कि चंपई सोरेन कोहलान से ही आते हैं और उनकी एक मजबूत पकड़ है, तो ऐसे में जेएमएम नहीं चाहती है कि वो सीटें हमसे चीजें बाहर निकले। तो ऐसे में लगातार मुझे लगता है कि जो जीते हैं वो अब कुछ समय बचा हुआ अंतराल है कि कुछ समय के बाद अब ये चीजें तस्वीरें सामने साफ आ जाएगी। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा को लेकर के अभी तुरंत झारखंड जो भाषा खतियानी भाषा मोर्चा ने भी जो खतियानी को लेकर के जो लड़ाई करने वाली एक पार्टी थी जयराम महतो की, उन्होंने भी अभी 3 सीटों पर अपनी उम्मीदवार खड़ा करने का ऐलान कर दिया है। तो निश्चित रूप से लेकिन ये भी जो पार्टी जो खड़ी होगी खतियानी भाषा मोर्चा, तो ये भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को डैमेज करेंगे, उनके वोटर को तोड़ने के काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से जितने भी आंदोलन का पार्टियां जो अपनी अलग होकर के जो बनाई है, तो निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति बिल्कुल अजय, जहां लोकसभा चुनाव को देखते हुए काउंटडाउन शुरू हो गया, वहीं दूसरी तरफ जेएमएम की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सीधे आपको उत्तराखंड के रामनगर लिए चलते हैं, जहां प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी हुंकार भर रही है। सच्चाई आपके जीवन है, सच्चाई आपका संघर्ष है, सच्चाई आज की बेरोजगारी है, सच्चाई आज की महंगाई है। आपके बच्चे पढ़ते हैं, इम्तिहान देते हैं, पेपर लीक हो जाता है, घोटाला हो जाता है, 20-20 लाख की नौकरियां बिक जाती हैं। किसके राज में हो रहा है ये? 10 सालों से किसका राज है? कितना दोष देते रहेंगे कांग्रेस पार्टी को? 10 सालों से तो कांग्रेस पार्टी का राज नहीं है ना, 10 सालों से इन्हीं की पूर्ण सत्ता है, पूर्ण बहुमत रही है। कहते हैं 400 पार और बहुमत चाहते हैं और सत्ता चाहते हैं। 10 सालों में इन्होंने क्या किया है? कहते हैं 75 सालों में कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ नहीं हुआ होता तो यहाँ उत्तराखंड का इतना हुनर कहां से आया? IIT, IIM पूरे देश भर में कहां से आए? एम्स कहां से आए?
ये जो चंद्रयान चंद्रमा पे जाता है, इसका सारा रिसर्च, ये सब जब अगर पंडित नेहरू जी ने 1950 के बाद नहीं लगाया होता तो ये हो सकता था, ये मुमकिन होता आज। तो सच्चाई क्या है? आज इतनी महंगाई है, मेरी बहनें बैठी हैं, आपके सामने कहते हैं कि सिलेंडर का दाम घटाएंगे। अरे पिछले इतने सालों से 1200 तो था ना, था कि नहीं था? किसका राज था? बीजेपी का था? मोदी जी का था? तो पहले कम क्यों नहीं किया? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। किसान खेती में खून पसीना अपना दे रहा है, कुछ कमा नहीं पा रहा है। कल मैं किसी से बात कर रही थी, दिल्ली में, उत्तराखंड के हैं, पलायन करके गए हैं। मैंने पूछा भाई घर कब जाते हो? साल में एक बार जाता हूँ। मैंने पूछा दिल लगता है? बोला कि अब मजबूरी है, शहर में तो दिल लग नहीं सकता, लेकिन पूरे परिवार को ले आया हूँ। तो आप उत्तराखंड के रामनगर से चुनावी हुंकार भरते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा को सुन रहे थे। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर बड़ी खबर आपको बता दें, 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी के विरोध में याचिका दाखिल की है और गिरफ्तारी को अवैध बताया है। ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दायर की गई है। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्त की जो बेंच है इस मामले में सुनवाई करेगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर बड़ी खबर, 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले हमने देखा किस तरह से हाई कोर्ट ने जो है याचिका खारिज कर दी थी और गिरफ्तारी को, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही बताया था। वहीं अब अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को अवैध बताया है। ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ ये याचिका दायर की गई है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्त इस की सुनवाई करेंगे। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, अब तारीख जो है वो निर्धारित हो गई है। 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था क्योंकि हाई कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली थी। हाई कोर्ट में उन्होंने याचिका दाखिल की थी कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है ईडी के द्वारा वो अवैध है, असंवैधानिक है, जहां से हाई कोर्ट से राहत ना मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। लेकिन छुट्टियां होने की वजह से अब जो है इस मामले में सुनवाई 15 अप्रैल को होगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अजीत हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। अजीत, इंतजार था इसी तारीख का क्योंकि छुट्टियों की वजह से सुनवाई नहीं हो पाई थी। अब जो है 15 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, क्या जानकारी, क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल रिया बताना चाहूंगा, बीते दिनों जिस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी के विरोध में जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से याचिका दायर की गई थी, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज करते हुए गिरफ्तारी को संवैधानिक बताया था और साफ कहा था कि पर्याप्त सबूत है, उसके आधार पर ही गिरफ्तार किया गया है। और उसी दिन से आशंका जताई जा रही थी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है और नतीजतन 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और उस समय भी तत्काल सुनवाई की मांग की गई थी क्योंकि ये उस समय सबको जानकारी थी कि अगर 10 तारीख को सुनवाई नहीं होती है तो 4 दिनों की जो छुट्टियां हैं वो पड़ जाएंगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो मामला है वो लंबित पड़ सकता है। और नतीजा यही हुआ, उस दिन सुनवाई नहीं हुई और इस मामले में अब जो सुनवाई है वो 15 अप्रैल यानी कि सोमवार को जो संभावना है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जो है सुनवाई कर सकता है। लिहाजा अब देखना ये होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोई राहत दे पाता है या नहीं। अजीत, जब हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं दी थी, उन्होंने गिरफ्तारी को सही बताया था, उन्होंने माना था कि सबूत है कुछ। अब ऐसे में जब हाईकोर्ट मना कर चुका है, राहत नहीं दी, तो क्या अरविंद केजरीवाल के जो वकील है उनकी तरफ से वही दलीलें सुप्रीम कोर्ट में भी दी जाएंगी या कुछ बदलाव किया जाएगा ताकि राहत मिल पाए? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जो है बदलाव जरूरी है, बदलाव करना ही पड़ेगा। अगर वही दलीलें दी जाती है तो जिस तरीके से हाई कोर्ट में का फैसला आया तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को खारिज कर सकता है। हालांकि देखना होगा क्योंकि लगातार जिस तरीके से ईडी इस मामले में जो दावा कर रहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस पूरे
कथित शराब घोटाले के किंगपिन हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी देखना होगा कि ईडी किस तरीके से इस मामले को वहां पर उठाती है, और ईडी के जवाब में जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, वो किस तरीके से अपनी दलीलों को पुख्ता तौर पर रखते हैं, ताकि मजबूती से न केवल वो दलील रख सके बल्कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पक्ष में ये जो फैसला है वो आ सके। तो खैर उसके लिए जो इंतजार है वो 15 अप्रैल तक के लिए करना ही पड़ेगा। अजीत, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालत है, तो क्या माना जाए अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है उसके बाद वो अरविंद केजरीवाल के लिए कितना बड़ा झटका, और अगर मिल जाती है फिर उसके बाद क्या? देखिए बिल्कुल, यहाँ सबसे बड़ी बात देखने वाली बात ये होगी क्योंकि 15 अप्रैल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि जहां एक और सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने की जो मांग है वो उस पर सुनवाई होनी है, वहीं उसी दिन उनकी राउज़वेली कोर्ट में पेशी भी होने की, क्योंकि जो न्यायिक हिरासत है वो खत्म होगी तो उसी दिन उनकी कोर्ट में पेशी भी होनी है। और उसी दिन जो सामने आया है खबर कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भगवंत मान तिहाड़ जेल में मिलने भी जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल अजीत, तो इस मामले में 15 अप्रैल को अब सुनवाई होगी, देखना होगा उसके बाद क्या कुछ निकल कर आता है। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है या मुश्किलें बढ़ती है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले हमने देखा किस तरह से अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट ने राहत नहीं दी, अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अर्जी दाखिल की थी, सुप्रीम कोर्ट ने समय दे दिया है, 15 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया है और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध और असंवैधानिक यहां पर बताया गया है। देखना यह होगा कि 15 अप्रैल को जब अरविंद केजरीवाल के वकीलों के द्वारा किस तरह की दलीलें पेश की जाती है, ईडी किस तरह से कोशिश करती है कि अरविंद केजरीवाल की रिमांड उनके पास ही रहे या फिर गिरफ्तारी जो है न्यायिक हिरासत वो बढ़ाई जा सके, या फिर अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है या नहीं। सीधे आपको मुरादाबाद लिए चलते हैं जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव है, क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। मुरादाबाद के लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए, बुरहानपुर के विकास के लिए, और इसके लिए आज मैं आपके पास आया हूं। आप सब सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? लेकिन याद रखना, पहले ही चरण में चुनाव है। आज जो है 13 अप्रैल बैसाखी का दिन भी है जी। आज तो बैसाखी का दिन भी है, बैसाखी की भी शुभकामना। और आज ही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। मैं भी लखनऊ गुरुद्वारे से ही यहां आया हूं, थोड़ा मुझे देर इसीलिए हुई। मैं सभी सिख बंधुओं को भी बैसाखी के साथ साथ खालसा पंथ की स्थापना के लिए हृदय से बधाई देता हूं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने आज ही के दिन 1699 में इस संकल्प के साथ कि सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सकल भंड बाजे, इस संकल्प के साथ खालसा पंथ की स्थापना की थी। बहनों और भाइयों, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के द्वारा स्थापित खालसा पंथ हिंदुस्तान की सुरक्षा और हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए कैसे महत्वपूर्ण बनकर के उभरा था। 4 पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादे बलिदान हो गए, लेकिन उन्होंने उफ नहीं किया। तब भी वह देश और धर्म की रक्षा करने के लिए जूझते रहे, विधर्मियों को और आक्रांताओं को जवाब देते रहे। आज मैं आपका यही आह्वान करने के लिए आया हूं। प्रदेश ने भी और मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए 26 दिसंबर की तिथि वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। एक कार्यक्रम पूरे देश के अंदर चल रहा है। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा गुरु नानक देव जी की स्मृतियों से जुड़ा हुआ करतारपुर साहिब, उस स्थान का भी
कॉरिडोर के रूप में पुनरुद्धार का कार्य मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो पाया। और बहनों भाइयों, इसीलिए मैं आपके पास कहने इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।